हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में। एक वैकेंसी अनाउंस की गई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ये वैकेंसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जिसमें विगत वर्षों में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए रिक्रूट करता आया है। और ये 2023 के लिए 2023 के लिए भी उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये दो पोस्ट के लिए स्पेशली फिल की जाती है। एक होता है आपका जो सहायक वन संरक्षक है और दूसरे होते हैं वन क्षेत्रपाल, जिसमें आप ACF कहते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफिसर, और दूसरा जो होता है आपका वो फॉरेस्ट रेंजर होता है। तो इन दोनों के लिए जो है ये वैकेंसी अनाउंस हुई है और आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इनकी मोटी मोटी बातें जो ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस पूरे नोटिफिकेशन का जो है मैं आपको कंक्लूजन बताने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पूरा डिटेल भी कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन में हम मेन पॉइंट्स की एग्जाम डेट कब है, हमारी एग्जाम कब है, एग्जाम कब होने वाली है, फॉर्म फिलिंग कब होगी, एग्जाम किस पैटर्न पे होता है और हमारा इसका सिलेबस क्या है और एज क्राइटेरिया, इन मोटे मोटे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन का जो पूरा वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। चलिए, अभी तो हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन PSC जो है, इसने राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए है ना, ये फॉरेस्ट के लिए है। किसके लिए है? ये फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, वन परीक्षा है। तो इसका अब नोटिफिकेशन दिया है। एक्चुअल में वन परीक्षा ये जो है, इसकी जो एग्जाम होती है प्रीलिम्स की, वो होती है हमारी सिविल सर्विसेज की एग्जाम के साथ में। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेता है, उसी के साथ में ये वन सेवा परीक्षा की भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। फॉरेस्ट सर्विस भी वो उसी समय कंडक्ट करवाता है। लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन और वैकेंसी का अनाउंसमेंट बहुत लेट हुआ है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसमें जो आपको मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम डेट, है ना। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है? एग्जाम डेट। तो एग्जाम मैंने कहा कि ये सिविल सर्विसेज के साथ में एग्जाम कंडक्ट करवाता आया है और प्रीलिम्स की एग्जाम उसके साथ में लेगा, मतलब आपकी ये 17 दिसंबर का पेपर होने वाला है। पहली बात, सिविल सर्विसेज का भी उसी दिन है, ये भी आप जानते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग है, आपको ये फॉर्म फिलिंग करना है और आपको जो लास्ट डेट दी गई है वो 2 नवंबर दी गई है। इसकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है, ये फॉरेस्ट के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 2 नवंबर है, 2/11/2023। और वो भी ध्यान रखिए, दोपहर 12 बजे तक रहता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है 2 तारीख है, अगर मिस भी होता है तो वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है शाम को भर देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर्म फिलिंग केवल दोपहर 12 बजे तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई मिस नहीं करे। ठीक, आपको एडमिट कार्ड जो है वो 18/12 को, मतलब आपके पेपर के 8 से 10 दिन पहले आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सॉरी, 8/12 को, मतलब 8 दिसंबर को आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, कम से कम 8 से 10 दिन पहले। ये भी आपको पता होगा, एक बेसिक में बता देता हूं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा कहलाती है, वो 2 पेपर में होती है। पहला पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जनरल स्टडीज का होता है पहला पेपर। फर्स्ट पेपर दिया है सामान्य अध्ययन का, 2-2 घंटे का टाइम होता है दोनों पेपर के लिए। तो 10 से 12 में पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर जो है सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड जो चेक करते हैं, इसका पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों के क्वेश्चन की 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन अवेलेबल होता है आपको वहां पर। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ये प्रीलिम्स में नहीं होती है। तो सेकंड वाला जो पेपर है वो 2.25 घंटे बाद, मतलब 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आपको सेकंड पेपर देना है। तो ये 2 पेपर हो गए प्रीलिम्स के। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यहां पर कि अगर मैं सिविल सर्विसेज का पेपर देने जाता, है ना, यहां पर बात समझने वाली है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज का पेपर देता हूं तो मुझे केवल और केवल जो मेरी रैंकिंग या मेरिट बनने वाली है ना, जो मेरी मेरिट बनेगी वो केवल फर्स्ट पेपर से बनती है। किसमें? ये बनती है हमारे सिविल सर्विसेज वाले में। फर्स्ट पेपर, अगर मेरी सिविल सर्विसेज की रैंकिंग बनाना है, मेरिट बनाना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओनली फर्स्ट पेपर। ये किस में होगा? ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम में होता है ना। ये सिविल सर्विसेज वाला जो होता है उसमें पहले पेपर से बन जाती है। और सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। सेकंड पेपर जो यहां पर है वो क्या है? केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन जब बात करें हम लोग हमारे फॉरेस्ट के एग्जाम की, है ना, ये सिविल सर्विसेज की बात हो गई और हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज की। तो फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर, ये दोनों मिलकर कंबाइंडली आपकी मेरिट बनाते हैं फॉर फॉरेस्ट। ठीक है क्या? तो प्रीलिम्स में अगर आपको फॉरेस्ट के लिए आप दे रहे हैं
और सिविल सर्विसेज के लिए भी दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको दोनों के लिए अच्छे से, दोनों पेपर के लिए बढ़िया से पढ़ना है। अगर फॉरेस्ट के लिए है तो बिल्कुल ही ठीक है, और सिविल सर्विसेज के लिए है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पेपर क्वालिफाई करना तो जरूरी है। माना मेरिट पहले वाले से बन जाएगी, लेकिन सेकंड वाला भी क्वालिफाइंग होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़कर आ गए, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया हो गया, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो ये बात करेंगे। फॉरेस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दोनों पेपर के लिए इक्वली तैयार रहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और डिटेल बात करते हैं। इसमें हमारे पास नोटिफिकेशन में कुछ चीजें हैं। उसके पहले यहां पर मैं आयोग का ही एक कोट लेना चाहूंगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ही साफ साफ लिखा है ना, लिखा है असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है ना, जहां पर आपको रुकना पड़ेगा। यह स्थायी नहीं होती, पता है आप सभी लोगों को। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है ना। मतलब अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे रुके हैं, ट्रैफिक के सिग्नल, रेड सिग्नल पे रुके, मतलब वो आपकी असफलता को इन्होंने उससे कंपेयर किया और बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा और फिर एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर से आपका सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, आप फिर चल दीजिए, आपको सफलता और मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये नॉर्मल सी बात, सिलेबस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले यहां पर ये प्रारंभिक का मैंने आपको बता दिया है पूरा। अब शैक्षणिक अर्हता की बात कर लेते हैं। अगर फॉरेस्ट की बात है, स्पेशली फॉरेस्ट की बात है, तो यहां पर हमें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो पहली चीज, जब आप फॉरेस्ट का पेपर देते हैं तो फॉरेस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको या तो साइंस, इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी, टेक्निकल कोई है ना ब्रांच से, इससे आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। स्नातक मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। किस फील्ड से? तो या तो आप साइंस से हो, इंजीनियरिंग की हुई है आपने, या आपका कोई टेक्निकल फील्ड की कोई आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन है आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, हर बच्चा जिसने बीए किया है, बीकॉम किया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बीएससी वाले जरूर, क्योंकि बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, तो वो उनके पास साइंस की डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, वो एलिजिबल होते हैं यहाँ पर। चलिए फिर बात करेंगे हम यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो शायद सबसे पहले आपकी जो नज़रें होती हैं, जैसा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेरी भी सबसे पहली नज़र जो जाती है वो जाती है वैकेंसीज पर। हम लोग वैकेंसी को देखते हैं, हम देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, वैसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात जो चली आ रही है और सदैव सत्य होगी कि आपको पोस्ट केवल एक ही मिलेगी और आपको एक ही पोस्ट के लिए फाइट करना है। पर फिर भी है ना, हम लोग कई बार वैकेंसी के पीछे भागते हैं कि यार इसमें इतनी वैकेंसी है, इसमें इतनी है, तो वो देख लेते हैं कितनी वैकेंसी दी है। थोड़ा सा आश्चर्यचकित है करने वाला है ये नोटिफिकेशन, थोड़ा सा अचरज में डाल रहा है, थोड़ा मन दुखी है, थोड़ा खुश है। नोटिफिकेशन आया, मन बहुत खुश था, नोटिफिकेशन में वैकेंसीज देखी तो थोड़ा दुख लगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके लिए है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, जिसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा मैं इसको, और गोल्डन भी नहीं, आप प्लेटिनम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझिए। आपने पहले वैकेंसी देखिए, सहायक वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक की जो वैकेंसी है ये हमेशा, क्योंकि ये पोस्ट बड़ी है, इसकी वैकेंसी हमेशा ऐसी ही आती है, तो 13 वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं। ये उम्मीद थी कि 13, 15, 20, बहुत ज्यादा होती तो 20 है ना, इतनी होती। और वन क्षेत्रपाल की उम्मीद थी कि इस बार जो, क्योंकि पीएससी का ट्रेंड है फॉरेस्ट में कि एक बार वैकेंसी दे देता है, नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी बहुत कम देता है, फिर उसके बाद फिर दे देता है। तो इस बार उम्मीद थी कि वैकेंसीज काफी अच्छी आएंगी, और उम्मीद पे आयोग खरा उतरा। 126 है ना, वन क्षेत्रपाल, फॉरेस्ट रेंजर की 126 वैकेंसी। लेकिन जैसे ही आपकी नजरें इस कॉलम पर जाती है, यहां पर आपका शायद आधे लोगों का हार्ट ब्रेक होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखो, अनारक्षित, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना। चलिए, ये वन संरक्षण, ये जो आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर वाला जो है, ये संरक्षक ही, ये तो ठीक है, 4 वैकेंसी है इसमें। अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी है, जनजाति की 2 वैकेंसी है, और पिछड़ा वर्ग की 2 है। तो ये तो टोटल, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये केवल 13 के लिए हुआ है, और फीमेल की ईडब्ल्यूएस की 1 दी हुई है ना। बट अगर बात करें हम लोग क्षेत्रपाल की, तो अनारक्षित अनरिजर्व्ड में 0 और हमारा ओबीसी में 0। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर आयोग की करतूत है ना। ये मैं आयोग के लिए नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट जो है वो इन्हीं की हो, मतलब जो, क्योंकि क्या होगा कि जिस क्षेत्र में फॉरेस्ट एरियाज वगैरह है, वहां पर जो वैकेंसीज फिल की जानी होगी, वो हो सकता है कि केवल रिक्वायरमेंट जो है एसटी और एससी समुदाय की स्टूडेंट्स या विद्यार्थी या कैंडिडेट्स की होगी। ठीक है, तो ये पूरा 126 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो केवल 2 कैटेगरी में है, एससी और एसटी में। एसटी में देखेंगे 54 और एससी में देखेंगे, एक मिनट, मैंने ये उल्टा लिख दिया है ना, एसटी इधर है, ये जनजाति एसटी, और एससी मतलब ये अनुसूचित जाति। एससी में 54 और एसटी में 72 की रिक्वायरमेंट है, और ईडब्ल्यूएस अगेन कितना है? 0।
तो ये जो क्षेत्रपाल वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वैकेंसी तो देते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो बात करेंगे, हमारे पास दो अलग अलग पोस्ट है, एक पोस्ट है आपकी सहायक वन संरक्षक की और दूसरी क्षेत्रपाल की। तो इनका मोटा मोटा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना पे स्केल होता है, कौन से ग्रेड के ऑफिसर बनाते हैं, पोस्ट की वो कैसी है, ये स्थायी है या अस्थायी है आपकी पोस्ट, तो वो बात कर लेते, पद कैसा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पद का नाम तो सहायक वन संरक्षक होगा, विभाग मध्य प्रदेश वन विभाग होगा, श्रेणी सेकंड है ना, सेकंड ग्रेड ऑफिसर बनाएंगे आपको अगर आप सहायक वन संरक्षक बनते हैं। आपकी पद स्थिति स्थायी होगी, इसमें कोई वो नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट होती है। वेतनमान की बात करें तो 56,000 से अराउंड 56,000 से 1,77,000 है, और ये जो पैसा है ये है हमारे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने शायद मेंशन नहीं किया है, समझ ये लिखा है 7वें वेतनमान के अनुसार। ये वेतनमान जो दिया गया है ये 7वें वेतनमान के अनुसार है। इस रेंज में आपको सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग में आपको इसके आसपास मिलेगी, देन जब आप सीनियर होते जाते हैं तो फिर वो सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसमें अर्हता की बात करें हम लोग, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, तो वही वाली बात है। शैक्षणिक अर्हता में हमारे पास है विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीकी की किसी एक शाखा में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक, पूरा नोटिफिकेशन जो है ये आपको हिंदी में दिया है, सिलेबस जरूर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अब दूसरा पद हमारा क्षेत्रपाल रेंजर का है। क्षेत्रपाल में जो है वो भी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का अधिकारी हो जाएगा। स्थायी पद ये जो है पद है, और 36,000 से 1,14,000 के बीच में इसका वेतनमान है। सेम कंडीशन है, सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और सब कुछ सेम है, बस आप यहाँ पर वेतनमान थोड़ा दोनों का अलग अलग है। क्लियर, वही चीजें हैं, देख लीजिएगा एक बार। अब इसके बाद आता है यहाँ पर अगला चरण, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हमें शारीरिक मापदंड भी देखना होगा। शारीरिक मापदंड देखने का मतलब कि आपको अपना जो है इसमें हाइट और आपका चेस्ट वगैरह की भी कुछ क्वालिफिकेशंस पूरी करना होगी। क्लियर है, तो वो देखते हैं। ऊंचाई की बात करें तो पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा जाति के लिए, और फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो है ST के लिए अलग से दिया है। ये SC आपका UR और OBC के लिए है, ये है ST के लिए। तो बात करेंगे अनारक्षित के लिए, अगर पुरुष और महिला अलग अलग दिए हुए हैं इन तीनों चीजों में। अनारक्षित का मतलब आपके पास हो गया UR में, आपका SC में और OBC, ये तीनों कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए पुरुष की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम, है ना। फिर उसके बाद हम बात करें अगर अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो पुरुषों में 152 सेंटीमीटर और महिलाओं में 145 सेंटीमीटर, इतनी हाइट रिक्वायर्ड होगी एलिजिबिलिटी के लिए। क्लियर। फिर बात आती है सीने की परिधि, है ना। आपके चेस्ट का जो मेजरमेंट लेंगे उसमें जो सरकमफेरेंस, परिधि मतलब आपके सरकमफेरेंस, तो पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर। अब न्यूनतम विस्तार पहली बार में बिना सीना फुलाए हुए और दूसरी बार में फिर सीना फुलाकर पूछा जाता है कि मतलब चेक करते हैं तो कितना है। 79 में 5 सेंटीमीटर ऐड करो और महिलाओं का भी 5 कितना विस्तार होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे तो सीना पूर्ण विस्तारित में मतलब पूरा फुला हुआ सीने के अकॉर्डिंग देखें तो पुरुष के लिए 84, महिलाओं के लिए 79। ये बेसिक क्राइटेरिया हमेशा जहां पर भी हमारी शारीरिक मापदंड की बात आती है तो वहां पर यही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तीन चीजें तो ठीक है, मतलब आपके लिए एक हो गई है हाइट, एक हो गई है आपकी चेस्ट, और तीसरा जो है वो है आपकी पैदल चलने की कैपेबिलिटी, है ना। ये वॉकिंग वाली है, तो वॉकिंग में भी क्या है, पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए जो है ये 16 किलोमीटर। ठीक है, ये बात है ना, पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर। कितनी देर, तो ये टाइम पीरियड दिया इन्होंने, 4 घंटे में पैदल चलना है। ठीक है, ये बात। चलिए अब आयु सीमा की भी बात करें, है ना, एज लिमिट भी तो पता होना चाहिए। तो एज लिमिट के लिए क्राइटेरिया देखते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर वन संरक्षक हैं तो 21 से 40 वर्ष, वन संरक्षक है तो 21 टू 40 ईयर के बीच में आपकी एज ग्रुप हो सकता है, और वन क्षेत्रपाल के लिए 21 से 33 ईयर्स का आपका एज लिमिट होना चाहिए, या इस रेंज में आप होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद अगर अलग अलग जो आपकी ये हैं कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो कास्ट हैं, उनके लिए फिर उन्होंने उसके बाद अलग से रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो बात अलग है। ठीक, आयु संगणना की तिथि मतलब कब की जाएगी आयु की गणना, तो वो की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से ये आयु गणना की जाएगी।
अगला चयन प्रक्रिया, जो अभी मैंने आपको बताया वही हमारी चयन प्रक्रिया है। कैसे? पहला आपका एक एग्जाम है प्रीलिम्स का एग्जाम, देन उसके बाद आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको जाना है मेंस में। मेंस का एग्जाम होने के बाद फिर आपकी लिस्ट आएगी, जिसमें देखिए पहला लिखा है चयन की प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा क्यों ली जाती है? मुख्य परीक्षा के लिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए। देन उसके बाद आप मुख्य परीक्षा देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट वाला है इसकी जो वैकेंसी है, ये इसका जो रिक्रूटमेंट है, इसमें मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जब आपका मेंस हो जाता है तो फिर होता है इसका इंटरव्यू। क्या होता है? साक्षात्कार, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद अब आपके ये शारीरिक मापदंड जो हैं उनको चेक किया जाता है। उसमें देखिए पुरुष उम्मीदवारों को वही 25 किलोमीटर, महिलाओं को 16 किलोमीटर होना है। ये देखिए, हाँ अलग अलग है। संरक्षक हेतु, वन संरक्षक हेतु 14 और वन क्षेत्रपाल के लिए 16। ठीक है, यहां थोड़ा मिस हुआ क्या? हाँ यहां पर मिस हो गया वो चीज, क्षेत्रफल हेतु 16 लिखा है, कोई बात नहीं, 16-14 आप एक अप्रॉक्स देखें, ये लिखा है इन्होंने क्राइटेरिया, ये फॉलो करें। फिर पैदल चलकर पूरी तय करना होगी। लास्ट में ये मेडिकल चेकअप करते हैं, ये 5th नंबर का हो गया। तो आपके पास टोटल ये 5 अलग अलग पद्धति है जिसमें आपका 1 बाय 1 आप जब क्वालिफाई करते जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो एग्जाम डेट हो, चाहे वो फॉर्म भरना हो, चाहे एडमिट कार्ड, एग्जाम देना, सारी प्रिपरेशन वो भी अपनी जगह, लेकिन हम किसे क्वालिफिकेशन अगर चाहिए, क्या क्वालिफाई करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा। तो अब थोड़ी सी हम यहाँ पर एग्जाम की स्कीम की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा योजना स्कीम की बात करेंगे तो देखो, प्रीलिम्स की तो मैं बात यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स आपका पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर आपको सभी को पता है कि अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में जो है वो आपसे केवल और केवल क्या पूछा जाता है? जनरल स्टडीज पूछी जाती है, जनरल स्टडीज पूछी जाती हैं। और पेपर 2 की अगर हम बात, तो इसमें आपसे पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 2 पेपर आपके मिलाकर क्या बना देते हैं? ये आपका प्रीलिम्स का पेपर बन जाता है। यहां पर आपको दोनों में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन है। दोनों के लिए टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा, और दोनों के लिए पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, यहां पर तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन वाली बात। पेपर 1 होने के बाद या प्रीलिम्स होने के बाद अब आप पहुंचेंगे कहां पर? मेंस में। जब आप मेंस में पहुंचते हैं तो यहां पर मेंस के लिए समझते हैं, आपको मेंस में 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 जो है, पार्ट अ जो है, ये है आपका पूरा मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और आईसीटी। आप जानते हैं, देखिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान। इसमें मध्य प्रदेश का पूरा आपका जनरल नॉलेज आने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद सेकंड पेपर जो है उसमें है वानिकी एवं सामान्य विज्ञान। अब इनकी कंडीशन देख लेते हैं। पहला पेपर जो है खंड अ का पेपर है, उसमें मध्य प्रदेश जीके वगैरह से क्वेश्चन आएंगे 50 पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स होंगे, इसलिए टोटल जो पूर्णांक होगा वो 150 का बनेगा। पेपर का सेकंड पार्ट जो होगा, जो खंड ब है, ये वानिकी एवं सामान्य विज्ञान का है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, इसलिए 300 होंगे। और इन दोनों का टोटल सम जो है वो निकल के आएगा 450। कितना आएगा? 450। तो टोटल 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के लिए, ये आपका वो ऑनलाइन पद्धति से ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। देन जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू के आपके 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये 50 मार्क्स और 450 ऐड करके आपके पास टोटल जो है वो 500 मार्क्स का पेपर बनेगा। 500 मार्क्स से आपको जितने नंबर, मतलब आप जितने ला सकते हैं, मेरिट बनने वाली है, फाइनल मेरिट। देन आप आपके शारीरिक मापदंडों के लिए, है ना, फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए आपको कॉल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये मेंस का है। अब इस मेंस का मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। देखिए, जो आपका पार्ट अ है या पार्ट ए जो है, इसका पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस, पार्ट ए जो है इसका कंप्लीट सिलेबस आपको कक्षा 13 की ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट ए का जो कंप्लीट सिलेबस है वो कक्षा 13 की आप एप्लीकेशन अगर देखें, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, आप जब कक्षा 13 लिखें
तो आप यहां पर बीच में गैप नहीं दें, है ना, या गैप नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कक्षा 13 की ऐप पर आपको पूरा आपको पार्ट ए जिसमें आपको क्या क्या अवेलेबल है तो मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश का यहां पर आपको इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल जो सिलेबस है, मैं अभी सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक। उसके बाद आपकी राजनीति वाला पॉइंट, देन आपका आर्थिक मतलब इकोनॉमी वाला पॉइंट, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक स्थिति के बारे में। देन आप देखेंगे यहां पर आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट का डेटा भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इस पे मिल जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ लाइव क्लासेस भी चल रही हैं इसकी, और काफ़ी सिलेबस आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और इसका पूरा जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का रहेगा आपके पास, है ना। सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा कितना रहता है, 1 ईयर के लिए रहता है, ठीक। दूसरी बात कि इसके अगर आपको डेमो लेक्चर्स, अगर इसके आपको डेमो लेक्चर्स देखना है तो आप इसी चैनल पर कक्षा 13 के यूट्यूब चैनल पर भी इसके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो है डेमो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल कराए हैं, करंट अफेयर भी चल रहा है, तो आप डेमो वहां से देख सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। एप्लीकेशन में आपको कुछ और भी फ्री कंटेंट मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन में आपको स्पेशली अलग से क्या मिल सकता है तो मैं बता देता हूं। एप्लीकेशन में आपको मिल सकता है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जो क्वेश्चन आंसर जो कि आपका पैटर्न ही है, ठीक है, वो मिल जाएगा यहां पर। क्लियर ये बात, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये पार्ट बी का क्या है, पार्ट बी का सिलेबस क्या है, फिर उसके बारे में कुछ थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये पूरा सिलेबस है पार्ट ए वाला, जिसमें आपको मैंने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर के बारे में और आईसीटी के बारे में बताया। इवन आईसीटी का भी पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा कक्षा 13 पर, ठीक है। चलिए, तो ये सिलेबस है, ये ज्योग्राफी हो गया आपका, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, ये आपका कल्चर एंड लिटरेचर वाला पार्ट हो गया है ना, कल्चर एंड लिटरेचर वाला पार्ट। फिर हम बात करें आगे चल के तो ये हमारा पॉलिटी हो जाएगा, ये इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर हमारा करंट वाला है, करंट इवेंट्स, ठीक। उसके बाद बात करें आप तो इसी के नीचे आपका आईसीटी भी है। ये आईसीटी के भी डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप आईसीटी के डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आईसीटी का कंबाइंड कोर्स आपको और सेपरेट कोर्स दोनों मिल जाएगा, कंबाइंड एमपी जीके के साथ में मिल जाएगा, और अगर आप आईसीटी सेपरेट चाहते हैं तो आईसीटी का सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। देन बात करें हम लोग हमारे मुख्य परीक्षा की खंड ब की, किसकी, खंड ब। खंड ब जो है ये सिलेबस रखता है खंड ब। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है आपके पास। तो पहला आपके पास है वानिकी। वानिकी मतलब ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको कितना कितना पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं यहां पर। देखिए 1 सेकेंड, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में आपको क्या क्या पूछेगा देखते हैं। वानिकी में एक आपसे पूछा जाएगा वानिकी के बारे में, जिसमें आपको पूछा जाने वाला है कि वन एवं वानिकी क्या है ना। क्या पूछा जाएगा, वन एवं वानिकी के बारे में पूछा जाएगा। देन आपकी जो यूनिट है वो है वन उपयोजन, उपयोजन के बारे में पूछा जाता है। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, ठीक। 1 सेकेंड, चलिए ठीक। उसके बाद 3rd यूनिट आपकी क्या है, इनकी डिटेल भी है, इनका डिटेल आपको जो पूरा ये जो जितना मैं बता रहा हूं ये मैंने केवल टॉपिक लिए हैं अभी, ठीक है। इनका जो डिटेल जो आपका डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ सकते हैं आप, मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको क्या सर्च करना है, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दीप 1292, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे कक्षा 13 का एक लोगो, और कक्षा 13 का ही आपका वो नाम से चैनल मिलने वाला है। उस पर आपको ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर केवल अभी फिलहाल में हिंदी में लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 विज्ञान की 5 यूनिट हो गई आपकी, किसकी, 5 यूनिट वानिकी से संबंधित। ये 5 यूनिट वानिकी की हो गई। वन उपयोजन हो गया था, वन नीति एवं वन विधियां क्या है, वन संरक्षण क्या है, और मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये 5 यूनिट हो गई। देन सामान्य विज्ञान आता है। ये चैप्टर और ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत परेशान करता है। पिछली बार के जितने मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो इसमें परेशान होते हैं। किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो केमिस्ट्री और बायो में गड़बड़ हो जाती है, किसी का बायो गड़बड़ होता है तो इन दोनों में से कहीं गड़बड़ हो जाती है। और टोटल 10 यूनिट्स हैं, कितनी, 10 यूनिट, ये 5, ये 3 और ये 2 और, तो 10 यूनिट में से आपको 10 यूनिट के हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आयोग ने ऐसा ही सिस्टम बनाया हुआ है, पर यूनिट आपको 10 क्वेश्चंस वो देता है, ठीक।
वहीं पर हम 9th यूनिट की बात करें तो इन्वायरमेंट, और 10th यूनिट आपकी कुछ बेसिक मैथ और मानसिक योग्यता से संबंधित है, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको मैं मोस्ट ऑफ दी पार्ट इसमें से, जैसे फिजिक्स हो गया है, बायो हो गई है आपकी, ये इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये इनके कुछ पार्ट्स में आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल कराता रहूंगा, है ना, बीच बीच में आप इनको देख सकते हैं। और बाकी ये जो इसके हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, कोशिश करेंगे कि हम इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दें। तो आप ये सारी चीजें जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें आप यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी जो चैनल जहां पर आप अभी देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर कर दें अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ में, ताकि जो इसकी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। और जो कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कंप्लीट कोर्स जो है वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा आपको MPGK का कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक, ये आपकी एप्लीकेशन है कक्षा 13 के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। आप वेब से भी कर सकते हैं, वेब से स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस को डिफाइन करता हुआ वो एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।